बच्चों, हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो लेकिन उसको समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा जो कि यहाँ बहुत उपयोगी है। जैसे एक क्वेश्चन ये बहुत अधिक पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप समझें, है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है ना, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये नाइट्रोजन फैमिली है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के नीचे है ना, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक है, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी है, उसके नीचे बिस्मथ है ना। तो ये नाइट्रोजन फैमिली है और एक ही ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है तो माना ऐसा जाता है कि इसके कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज की समान होगी। भाई ये क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली है, सारी फैमिली है, आप उसमें देख सकते हैं, है ना। तो ये माना जाता है कि अगर ये नाइट्रोजन फैमिली है तो इसमें सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी इक्वल होगी। सही, कुछ कुछ इक्वल होती है। यहां एक प्रश्न आता है बच्चों इसी से रिलेटेड कि यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये नाइट्रोजन जो है वो NCl3 बनाता है। ये नाइट्रोजन जो है बच्चों वो क्या करता है, NCl3 तो बनाता है, NCl3 का फॉर्मेशन करता है, लेकिन बेटा ये NCl5 नहीं बना पाता। NCl5 ये नहीं बना पाता। जबकि ये फास्फोरस जो है वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। कई बार पढ़ाते समय हम ऐसा एग्जाम्पल दे देते हैं, हो सकता है क्लास में ये एग्जाम्पल कभी दिए रहे हों। तो यहां प्रश्न पूछा ये जाता है कि भाई NCl3 तो बन रहा है लेकिन NCl5 नहीं बन रहा है, जबकि ये दोनों बन रहा है, PCl5 भी बन रहा है, PCl3 भी बन रहा है। कभी कभी बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चन सुन करके उनके दिमाग में ये हड़बड़ाहट आ जाती है कि सर ऐसे तो फिर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने की संभावना है तो भैया अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने की संभावना, लेकिन वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में है। और ये चीजें कहाँ हैं, ये चीजें आपके सिलेबस में है ना। ये चीज कहाँ है, ये चीज आपके सिलेबस में है। तो जरा सा मैं यहाँ इसलिए इसको समझा रहा हूं कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में कुछ बता पाऊं, इसीलिए। तो जैसे इसका आंसर क्या होता है ना, देखिए ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। ये जो है बन तो रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो जरा देखो। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन है तो इसका 7 होता है, नाइट्रोजन जो है 7 है। तो देखिए ये 1s2 2s2 2p3 फुलफिल हो गया, है ना। इसका मतलब ये है कि यहां पर केवल 2 ही सेल है। यहां पर पहली सेल है, सेल नंबर फर्स्ट,
है ना, जो सेल का नंबर है वो कितना है, 2 है, पहली सेल और दूसरी सेल। सेल नंबर में पहली है, दूसरी है। अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना दें ऐसे यहाँ पर, तो है ना, अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दें यहाँ पर, तो ये जो है मोटी मोटी तरीके से 7 जो है इसका प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। तो अफवाऊ में आपने, है ना, अफवाऊ में आपने पढ़ा है, कहाँ समझा दें, यहाँ समझा दें। अफवाऊ में आपने पढ़ा है, अफवाऊ में, अफवाऊ प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि 1 में केवल 1s है, 2s में 2p है, 2 में d नहीं है, यानी यहां पर d नहीं है, यहां पर d नहीं है। तो आप देखें ये वाला फुलफिल है, ये वाला भी फुलफिल है। अब ये वाले की बात करिए तो ये हाफ फील्ड है। अब अगर इसका आप स्ट्रक्चर बना दें P का, इसमें 3 होता है, यानी PX, PY और PZ, है ना। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। तो यहां 3 Cl आता है, Cl Cl Cl, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन से यहां साझा कर लेता है ऐसे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये NCl3 तो बन गया। लेकिन देखो अगर और 2 Cl आए, और 2 Cl एटम आए, तो अपना इलेक्ट्रॉन को साझा कहां करेगा इसमें, क्योंकि जगह तो खत्म हो गई, अब जगह है ही नहीं है। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 3 क्लोरीन एटम आएगा तो साझा हो गया, लेकिन अगर 2 क्लोरीन एटम आए तो यहां वो साझा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब जगह ही खत्म है। तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर अभी जैसे हम इसकी बात करें बच्चों, तो यहां पर सेंटर में कौन रहेगा, नाइट्रोजन। तो यहां सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के पास अगर अभी 2 क्लोरीन और आ जाए, तो नाइट्रोजन एटम के पास जगह ही नहीं है कि जहां वो इलेक्ट्रॉन को साझा करवा ले या इलेक्ट्रॉन को रख ले, है ना। इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह नाइट्रोजन के पास खत्म हो गई। इसी वजह से अब यहां NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी वजह से यहां पर NCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां आप लैंग्वेज में हमारी बात सुन करके लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैज, है ना, नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैव, नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल इसके पास खत्म हो गया, इसीलिए NCl5 नहीं बना। लेकिन आइए हम दूसरा केस देखते हैं, फास्फोरस वाला। तो देखिए फास्फोरस का होता है 15, कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब यहां अगर देखिए 3 शुरू हो गया, अगर यहां देखिए 3 शुरू हो गया तो 3s भी है, 3p भी बनेगा, तो 3d भी बनेगा। यहां ये d जो है वो बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बना तो है इसमें। तो इसका मतलब कि यहां 3d0 प्रेजेंट है, 3d0 प्रेजेंट है।
अब जब Cl आएगा, देखिए ये इतने तो यहां से आप देख लें, ये इतना तो बांड के बनाने में, ये इतना तो बांड तो बनाएगा नहीं, क्योंकि यहां तक तो सब कुछ फुलफिल है। जैसे देखिए यहाँ ये दोनों तो बांड नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फुलफिल है। वैसे यहाँ ये इतना फुलफिल है, यहाँ तक फुलफिल है, यहाँ तक तो बांड बनाएगा नहीं। खाली जो है वही बांड बनाएगा, जो खाली है या जो अनपेयर्ड है वही बांड बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3p शामिल होगा। तो 3p3 का अगर आप स्ट्रक्चर बना दें तो ये ऐसे बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ Cl आएगा, यहाँ पर यहाँ क्या करेगा, ये Cl आ गया, Cl आ गया, Cl आ गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ऐसे पेयरिंग भी हो गई। तो यहां से ये क्या बन गया, यहां से ये बन गया PCl3। लेकिन बच्चों अगर 2 Cl एटम और आ जाए, अगर 2 Cl एटम और आ जाए तो वो क्या करेगा, अगर 2 Cl एटम और आ जाए, है ना, यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं और विचार करने वाली भी बातें हैं। 2 Cl एटम और आ जाए तो चूंकि इसके पास खाली जगह है, इसके पास क्या है, यहां खाली जगह है, तो यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, है ना। तो यहां भी एक खाली हो गया, यहां भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यहां पर जो है वो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है ऐसे 5 और पूरा खाली है। और जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये 3d1 फॉर्म कर चुका है। और यहां बीच में क्या है, यहां आप देख सकते हैं कि यहां ये भी पड़ा हुआ है, कौन सा, 3s1 हो गया है अभी। अब ये ट्रांसफर हो गया। अब जब Cl आएगा बच्चों यहां पर, तो एक Cl आकर के यहां कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर, यहां एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब Cl आएगा तो Cl जो है वो यहां एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा और एक Cl यहां आकर के कर लेगा। तो इसीलिए PCl3 भी बन जाता है और PCl5 भी बन जाता है। इसकी मीनिंग क्या हुई, ये कहानी मैंने क्यों समझाया, ये कहानी बच्चों मैंने इसलिए समझाया कि कंपाउंड तभी बनेगा जब वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे तो कंपाउंड नहीं बनेगा। ये लेक्चर सुन करके इसको आपको लिखना भी चाहिए पॉइंट में, अगर आप भूलें तो, अगर सुनते हुए ये याद हो जाए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम आपके साथ। तो इसका मतलब ये कहानी मैंने इसलिए समझाया कि कोई भी कंपाउंड तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन रखने की जगह को आप एक्सप्लेन कर पाएं। यानी कंपाउंड तभी बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन रखने की जगह हो। अगर इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है तो कंपाउंड नहीं बन रहा है। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है तो यहां NCl5 नहीं बन पाया, यहां पर NCl5 नहीं बन पाया, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन रखने की जगह थी इसलिए बन गया।
सेम यही कहानी लागू होगी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी। तो क्योंकि मेटल में ऑर्बिटल खाली रह जाते हैं, इसलिए वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी वो क्या करता है, कंपाउंड बन पाता है। मतलब लास्ट में कोई कंपाउंड तभी बन पाएगा जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन के रखने की जगह को एक्सप्लेन कर पाए। यानी हर कंपाउंड वही बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह है। अगर इलेक्ट्रॉन की रखने की जगह खत्म हो गई, कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे यहाँ NCl5 नहीं बन पाया प्रैक्टिकल में। भाई कभी न कभी ऐसा वैज्ञानिक के सामने आया होगा कि ये बन रहा था, ये नहीं बन पाया, और ये तो दोनों बन रहा था। तो लोगों ने सोचा होगा ना कि ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि सेम ही फैमिली का क्या है, एलिमेंट है। तो ये आंसर, ये आपको काम देगा। इसका ये कहानी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थी। अब हम चर्चा करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो हमारे सिलेबस की बात है। सिलेबस में ये भी शामिल है, लेकिन ये कहानी सुनाना जरूरी था यहाँ पर। तो कहानी को आप नोट कर लें, लैंग्वेज सुन करके बार बार नोट्स कृपया बनाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हैं आपको समझाने पर। मैंने अपनी कहानी सुनाया, अगर वो कहानी आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है तो ये 10-5 मिनट का लेक्चर है, इसको बार बार सुन करके इससे जुड़ी हुई लाइनें आप लिखें। आओ हम चर्चा करेंगे अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये एक वर्ड चर्चा करने के बाद हम सीधा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जब आप नाम लिखना सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर बहुत आसान होता हुआ नजर आएगा। आज का जो टॉपिक है उसके बाद ये चैप्टर कहीं ना कहीं सरल हो जाता है। ये लैंग्वेज यानी टर्मिनोलॉजी वाला चल रहा था मामला ना, तो टर्मिनोलॉजी वाला जो मामला है वो लगभग यहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर बहुत सरल हो जाएगा, लॉजिक मिलने लगेगा। लॉजिकल चीज़ें समझना और याद रखना सरल होती हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आज का टॉपिक क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चों। शार्ट में इसको क्या बोलते हैं, शार्ट में इसको EAN बोलते हैं, EAN। ऐसा बुकें भी लिखती हैं, है ना। तो इसलिए ये वाला शार्ट तो हम यूज ही करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखा करेंगे। तो क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, पहले इसको हम डिफाइन कर दें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों आया ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो बाई EAN we can explain the stability of coordination compound। EAN से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताते हैं। चलिए पहले डिफाइन करते हैं क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके लिए निकाला जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम के लिए निकाला जाएगा। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, we will calculate EAN for only for, है ना, only for सेंट्रल मेटल एटम। तो पहली बात क्या सीखने को मिल गई कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है,
अब मैं देखो यहाँ बीच में बूंदी नहीं लगाऊंगा, जैसे यहाँ नहीं लगाया बीच में, तो CMA लिखा करूंगा, फॉर CMA, ये फुल स्टॉप है मेरा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो केवल सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, है ना। CMA ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी लिख दूं, चलो ये भी लिख दे रहा हूं, CMA ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मुझे लग रहा है कि ये बात क्लियर हो गई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम है उसी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो क्या है, तो आप जानते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, किससे, लिगेंड से। तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। चलो पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CMA, number of electrons present in central metal atom in any coordination compound, in any coordination compound is known as effective atomic number, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CMA in any coordination compound is known as effective atomic number of CMA, effective atomic number of CMA। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। इसके लिए फार्मूला भी लिखा गया है, ध्यान दो। जैसे मैं अब एक एग्जांपल से समझाऊंगा, इसको एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो लिखा गया है वही एग्जांपल K4FeCN6, ये कंपाउंड लिखा गया है। तो हमें पता है कि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, Fe के लिए। फॉर Fe we will calculate effective atomic number, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं बच्चों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये Cn जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसी को तो दिया है, क्योंकि Cn जो है अपना इलेक्ट्रॉन, ये Cn अपना इलेक्ट्रॉन इसी को दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। तो इसका फार्मूला क्या है, EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, प्लस नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स,
नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात क्लियर हो रही है? इससे और क्लियर करूंगा, जैसे इस एग्जांपल के द्वारा हम और क्लियर करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे बच्चों ध्यान दो, ये Fe का एटॉमिक नंबर 26 है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस कंपाउंड का में, हमें जो है इस कंपाउंड में Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 26 इसका क्या है? 26 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। इसका 26 क्या है? एटॉमिक नंबर है। माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवाया था पिछले वाली क्लास में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये यहां +2 में दिखेगा, है ना। ये -1 रहेगा तो -6 से +4 ये निकल जाएगा, तो ये +2 में दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से -2 हो गया, है ना। मान लीजिए, क्या बात क्लियर हो रही है? माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, मान लीजिए यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखते हैं तब भी ये माइनस प्लस में गुणा करके माइनस ही हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहां पर डायरेक्ट लिख दिया जाता है -2। मुझे लग रहा है समझ में आया। प्लस अब देखो, एक CN एक लोन पेयर देगा, यानी एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 CN कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। तो देखो, एक CN कितना इलेक्ट्रॉन देगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 CN क्या करेंगे? इसको 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। और Fe का स्ट्रक्चर जैसे, है ना, 6 CN कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। तो +12 ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो यही 36 ही क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। 36 ही क्या है? Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 36। ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। और अगर आप ध्यान देंगे, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये 36 किसके लिए एटॉमिक नंबर का काम करता है? क्रिप्टॉन के लिए। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 36, है ना। तो कहानी क्या है क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का तरीका हमने आपको सिखाया। इस फार्मूले को और तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे देखो, एक तरीका ये हो गया लिखने का, एक तरीका ये हो गया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, प्लस, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। यहां पर क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय 2। सेम चीज
चीज है, देखो ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट करेगा, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई एली सेंट्रल मेटल एटम कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितने एक मोनोडेंटेट लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2। तो जितने मोनोडेंटेट लिगेंड रहेंगे वही मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर 6 मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, तो यहां लिख देंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर से 12 आ जाएगा। है ना, मुझे लग रहा है कि समझ में आया आपको, मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं। आओ और समझते हैं। एक वैज्ञानिक थे सिडविक, सिडविक ने इसको दिया, एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, सिडविक ने। तो सिडविक ने इसको प्रपोज किया था किसके लिए, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सिडविक हैं, ये जो सिडविक कौन है, वैज्ञानिक हैं। सिडविक कौन है, वैज्ञानिक हैं, है ना। सिडविक कौन है, वैज्ञानिक हैं। सिडविक प्रपोज्ड कंसेप्ट ऑफ Sidgwick proposed the concept of effective atomic number। सिडविक ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट प्रपोज किया था, किसके लिए प्रपोज किया था, सिडविक proposed concept of effective atomic number to explain the stability of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना बड़ा लिखने से बेटर है कि हम क्या लिखें, सीसी लिख दिया करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सीसी लिख दिया करें। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस पूरे चैप्टर में सीसी लिखा करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तुम चाहे यहां फुल फॉर्म ही लिख लेना, जैसा भी। देखो ध्यान से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें कहां फायदा देगा, ये फार्मूला स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो सिडविक साहब ने क्या बताया था, सिडविक साहब ने ये कहा कि तुम कोई भी क्या ले लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, तुम कोई भी क्या ले लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो। तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया भाई। तो उन्होंने कहा कि जब तुम उसके सेंट्रल मेटल एटम से, जब तुम उसके सेंट्रल मेटल एटम का EAN कैलकुलेट करोगे, जब तुम उसके सेंट्रल मेटल एटम का EAN कैलकुलेट करोगी, तो मैंने इसका EAN कैलकुलेट किया Fe का। तो कहा कि जब वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए, नेक्स्ट इनर्ट गैस पीरियाडिक टेबल में जाओ, Fe के आगे ऐसे जब चलते जाओगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, क्रिप्टॉन मिल जाएगा। तो यही क्या है, नेक्स्ट Fe की नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है, यही है नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट
गैस। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस क्रिप्टॉन। अब अगर ये मिल जाए तो इसका मतलब कि वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। फिर से समझ लो कि हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लें, उसके सेंट्रल मेटल एटम का EAN निकालें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उस सेंट्रल मेटल एटम का नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए, देखो ये बराबर है भी, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है और EAN Fe का वो भी 36 है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन बच्चों मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि ये केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही सक्सेस हुआ, है ना। ये जो है जहां पर लिगांड कार्बोनिल है वहीं पर ये सक्सेस हुआ, है ना। तो ध्यान दो, तो ये जो है ये रूल क्या था, रूल ये था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, फिर इसके सेंट्रल मेटल एटम का EAN निकालो, EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, फिर उसके सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। अगर वो इक्वल टू हो जाए एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, जो कि यहां ऊपर हुआ, तो सिडविक साहब कह रहे हैं कि तब इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है, अगर ऐसा हो जाए तब इसकी मीनिंग क्या है, मींस ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल क्या है ये, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है। अगर ऐसा ना हो तो लेस स्टेबल है, अगर ऐसा ना हो तो लेस स्टेबल है। ये कह रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लो और फिर यहां क्या करो, EAN निकालो, EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालो। और अगर ये इक्वल ना आए, ये इक्वल ना आए किसके, एटॉमिक नंबर, इसी यही चीज यहां भी लिख दी जाएगी, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। इसकी मीनिंग क्या है, मींस कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है। अब एक एग्जांपल से और क्लियरली आप समझ जाओगे, एक एग्जांपल से और क्लियरली आप समझ जाओगे, मिटा दे। तो सिडविक साहब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये बड़ा काम का है। सिडविक साहब पॉइंट में हम बता दे रहे हैं आपको, सिडविक साहब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये बड़ा काम का है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तरीका अपनाओ। तो अभी तो मैंने जो
K4 एफिशिएंसी के लिए निकाला तो ये तो भाई मैच कर गया। ये नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में बच्चों आप देखोगे तो आपको 36 ही मिलेगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आए कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए है, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बी है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सी है। अब इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू आई वो मान लीजिए आई 34। इसके लिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू आई वो आई 36। इसके लिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू आई वो आई 35। ये क्या है, ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। ये तीनों क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सिडविक साहब कह रहे हैं कि तो फिर अगर आपसे कहा जाए कि इस सब की स्टेबिलिटी लिख दो, स्टेबिलिटी का आर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का क्या बताओ, आर्डर बताओ, आर्डर क्या है। तो सिडविक साहब कह रहे हैं कि जो ज्यादा नजदीक होगा, जो एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट इनर्ट गैस, एग्जैक्ट इनर्ट गैस मतलब बी जो है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है। बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि ये एग्जैक्ट है। अब इससे थोड़ा सा दूर ये है और ये अधिक दूर है, यानी यहां 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहां 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो सिडविक साहब कह रहे हैं कि ये फिर सी स्टेबल होगा और फिर जो है ए स्टेबल होगा। तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। क्यों मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस के एग्जैक्ट इक्वल है, ये उसके नजदीक है, ये सबसे दूर है ना। मोस्ट स्टेबल है ना, लीस्ट स्टेबल, ये क्या है, सबसे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल मीन्स सबसे कम स्टेबल। अच्छा, लेकिन यहां दुर्भाग्य की बात बच्चों ये रही कि ये सारा रूल केवल उस जगह अप्लीकेबल हुआ। अब पूछा जाता है, इसलिए हमने भी पढ़ा दिया आपको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की चर्चा जगह जगह होगी तो इसलिए हमने आपको पढ़ा दिया। लेकिन ये जो कुछ भी आपने पढ़ा ये केवल ट्रू है ऐसे कंपाउंड के लिए जिसमें CO जो है ना, जिसमें CO है। हालांकि ये निकाला सबके लिए जाता है ना। तो यहाँ एक पॉइंट मैं लिख दूंगा, इट इज मोर ट्रू, है ना। मोस्ट स्टेबल क्यों है, इसका रीजन बता दिया। लीस्ट स्टेबल क्यों है, रीजन बता दिया, रीजन नीचे लिख लीजिएगा। मोस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस B का EAN एग्जैक्ट 36 है, इससे जस्ट बगल ये है तो इसीलिए ये आ गया, इसके बाद इसका नंबर आता है तो इसलिए ये सबसे कम स्टेबल हुआ। रीजन लिख लीजिएगा नीचे। चलिए अब ये पॉइंट चल रहे हैं, एक पॉइंट और मैं समराइज कर दूंगा। तो सिडविक साहब का ये कंसेप्ट है, सिडविक साहब का ही कंसेप्ट है EAN। EAN को किसने बताया, सिडविक साहब ने बताया। तो EAN कैलकुलेट करवाया जाता है बच्चों। तो ये जो है ज्यादा ट्रू किसके लिए है, जिसमें CO प्रेजेंट है। ध्यान दें आप, क्या पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं। ये मोर ट्रू, मोर ट्रू, मोर ट्रू है
कंपाउंड के लिए जिसमें लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है, CO प्रेजेंट है ना। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये ट्रू है जिसमें कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, जिसमें CO लिगेंड प्रेजेंट है। हालांकि कैलकुलेट सभी के लिए करवाया जाता है, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं यहां दे दूं, जैसे NiCO4, तो आपको पता है कि यहां निकाला जाएगा EAN ऑफ Ni, तो कितना हो जाएगा। निकल का आपको पता है कि निकल का होता है 28, निकल का एटॉमिक नंबर फार्मूला वही लगा दीजिए, निकल का एटॉमिक नंबर 28। अच्छा, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है, तो -0 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये भी कितना आ गया 36। तो इसका मतलब कि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल, क्यों मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, क्यों है मोस्ट स्टेबल, क्योंकि नेक्स्ट इनर्ट गैस का नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया Ni का EAN। क्यों है, क्योंकि EAN ऑफ Ni इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z ऑफ क्रिप्टॉन। है ना। जैसे पहला एक एग्जांपल लिया A, दूसरा एग्जांपल B। जैसे हमने लिया FeCO5, तो आपको पता है कि इसमें किसका EAN निकाला जाएगा, EAN ऑफ Fe का निकाला जाएगा। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26। यहां भी CO पर 0 ही होता है, तो Fe भी किसमें है 0 में है, तो -0 प्लस 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा, यहां भी कितना आ गया 36 आ गया, ये भी स्टेबल है। और बहुत सारे कंपाउंड का जो है हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात हमने जो बताया कि ये अधिक ट्रू है ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जिसमें ये लिगेंड है। जैसे और मान लीजिए, अब मैं अलग से एग्जांपल ले रहा हूं, तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने ले लिया CuNH3, है ना, CuNH3 4, बाहर इसके लगा दिया SO4 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तो रहेगा नहीं, SO4। मान लीजिए ये कंपाउंड ले लिया, तो आपको पता है कि यहाँ क्या निकाला जाएगा, EAN ऑफ Cu, EAN ऑफ Cu। तो EAN ऑफ Cu कैसे निकाला जाएगा, आपको पता है कि Cu का एटॉमिक नंबर है 29 माइनस, यहां Cu किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैलकुलेट करवाया था, तो -2 प्लस, अब देखो एक NH3 कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 NH3 कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 8 इलेक्ट्रॉन देगा, तो +8, तो यहां से ये 27 हो जाएगा, तो ये कितना पहुंच जाएगा, है ना 35 पर पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा 27 + 8 35, यानी कम स्टेबल बता रहा है इस रूल के अनुसार। तो किसी भी कंपाउंड का आप क्या निकाल सकते हो, EAN निकाल सकते हो।
किसी भी कंपाउंड का EAN आप आराम से निकाल सकते हो। EAN के विषय में बच्चों हमने चर्चा कर दिया कंप्लीटली। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं तो उससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल से ही काम बनता है। तो जैसे हमने ले लिया, हमने जो है एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। हमने एक एग्जाम्पल यहां पर ले लिया बच्चों के 3CR C2O4 थ्राइस, ये एक कंपाउंड ले लिया। तो इसमें आपको पता है कि Cr का निकाला जाएगा EAN, इसी क्रोमियम का निकाला जाएगा, तो EAN ऑफ Cr। तो यहां पर आप समझ लें जरा सा, यहां समझना, यहां दिमाग लगाइए। ऐसे ही अब चूंकि देखिए ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड भी कभी कभी आएगा, टेट्राडेंटेट भी आएगा। तो बाइडेंटेट वाले मामले में हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान दिए जरा सा, जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है कितना, 24 माइनस, अब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका -2 होता है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो -6 हो गया, यहाँ +3 हो गया, तो ये +3 में चला जाएगा। तो Cr किस में है, +3 में है, तो -3 हो गया। फिर प्लस, अब देखिए जो C2O4 है, एक C2O4 4 इलेक्ट्रॉन देगा, एक C2O4 कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 C2O4 है, एक C2O4 क्यों 4 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड बनेगा ना, ये क्या बनेगा, बाइडेंटेट लिगेंड बनेगा। तो यहां पर देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा। ओ हाँ हाँ बिल्कुल, 3 मल्टीप्लाई, एक जो है लिगेंड, एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर देखिए ये CO कितना दे रहा था, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, एक CO कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखो, देख लो जरा सा, ये है C2O4, C ये डबल O और यहां पर O-, यहां पर O-। तो देखो ये ऐसे बनाएगा ना, वही बना दे क्या, चलो वही बना देते हैं, फिर से वही बना देंगे। तो ये एक ऐसे देगा, एक ऐसे देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। चलो यही वाली, ये वाली चीज जो है यहां बना लेना, ये वाली चीज जो बनाया हूं यहां बना लेना। तो इसीलिए देखो ये क्या है, ये जो है एक C2O4 है ना, एक C2O4 कितना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन, एक C2O4 कितना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितना C2O4 है, 3 है, तो 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12, है ना। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा, है ना, तो 21 + 12 33, 21 + 12, तो Cr का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। देख लो यहां पर पॉइंट बना दें, चलो पॉइंट बना दिया। अब अगर मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट,
तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बाइडेंटेट होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 4 इलेक्ट्रॉन। एक ट्राइडेंटेट होगा, ट्राइडेंटेट तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ऐसे टेट्रा है हेक्सा वाले का लिख दे रहा हूं बस। अगर हेक्साडेंटेट होगा, हेक्साडेंटेट तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 12 इलेक्ट्रॉन। यानी जो EDTA है, ये एक EDTA 12 इलेक्ट्रॉन देगा, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन एक EDTA 12 इलेक्ट्रॉन देगा। ये सब कुछ कंप्लीटली EAN के विषय में। अब वो पहला वाला क्यों पढ़ाया था बच्चों? पहले क्यों पढ़ाया था वो NCl3 और PCl5? क्योंकि जितने भी एटम का आपने EAN निकाला है, उस सभी एटम में वैकेंट ऑर्बिटल हैं। वो आगे चर्चा होगी भी। तभी वो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को रखने में सक्षम है, तभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। जब उसमें जगह भर जाएगी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बन पाएगा। ठीक है बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट EAN।